हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गंगूबाई की कहानी। वो कौन सी वजह थी जिस वजह से गंगूबाई को प्रोस्टिट्यूशन में जाना पड़ा। आखिर क्यों मुंबई की सभी वेश्याएं गंगूबाई को अपनी माँ कहती थी। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो 1940 का वो दौर था जिस समय गंगूबाई सिर्फ 16 साल की थी। बचपन से ही वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फिल्मों में काम करना चाहती थी। लेकिन उनके पिता चूंकि एक एडवोकेट थे, अच्छी फैमिली थी, तो उस समय अच्छी फैमिली वाले किसी भी लड़की को फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं देते थे। तो इस वजह से गंगूबाई को लगता था कि उनके फैमिली वाले उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे हीरोइन बनने के लिए। तो कुछ ऐसा होता है कि अचानक से एक एडवोकेट इनके परिवार में काम करने आता है। एक छोटा सा ऑफिस रहता है, रमणीक लाल नाम रहता है उस क्लर्क का। तो क्लर्क के रूप में वो आता है और इनके घर में काम करने लगता है। तो बातों बातों में पता चलता है गंगूबाई को कि उस क्लर्क के कुछ मुंबई में कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके जरिए ये मुंबई जा सकती हैं। और मुंबई के जो फिल्म मेकर हैं उनके साथ उस क्लर्क के अच्छे संबंध हैं, उसके मुताबिक, उस क्लर्क के मुताबिक। तो ये चाहती हैं कि ये उनसे बात करें उस क्लर्क से। तो ये चाय पिलाने के बहाने उनसे जाती हैं और रमणीक लाल से काफ़ी देर तक बातें करती हैं और बताती हैं कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और आप अगर चाहें तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके कुछ जानने वाले हैं मुंबई में। तो वो कहती है हाँ हाँ, मेरे जानने वाले हैं मुंबई में और तुम्हें अगर एक्ट्रेस बनना है तो ज़रूर बन जाओगी और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातें करते हैं और समय बीतता है और ये बातें करते करते एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो रमणीक लाल कहता है गंगूबाई से कि अगर तुम्हें सच में एक्ट्रेस बनना है तो मेरे साथ मुंबई चलना होगा और मैं वहाँ तुम्हें काम दिला दूंगा फिल्मों में। लेकिन उसके लिए अगर हम ऐसे भाग के जाएं तो शायद किसी को अच्छा ना लगे, तो क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। तो गंगूबाई कहती है कि नहीं, मेरे घर वाले कभी ये मतलब नहीं कहेंगे कि तुम एक क्लर्क से शादी कर लो। तो वो रमणीक लाल कहता है कि तब अगर तुम्हें एक्ट्रेस बनना है तो तुम्हें मेरे साथ भाग के शादी करनी ही होगी। तो गंगूबाई मान जाती है। तो ये रमणीक लाल कहता है कि कुछ पैसे और गहने वगैरह अपने साथ ले लेना ताकि मुंबई में हम जाएं तो हमारे पास कुछ पैसे हों वहाँ रहने के लिए। तो गंगूबाई कहती हैं ठीक है और ऐसा ही करती हैं और ये दोनों मुंबई चले जाते हैं। मुंबई कुछ दिन साथ रहने के बाद, जब तक पैसा रहता है, ये दोनों आपस में खूब एंजॉय करते हैं और वहाँ रहते हैं, गंगूबाई और रमणीक लाल। लेकिन जब पैसे खत्म होते हैं तो रमणीक लाल गंगूबाई से कहता है कि तुम मेरी मौसी के पास चले जाओ और तब तक मैं अपने घर चला जाता हूँ और फिर कुछ दिनों बाद मैं यहाँ आऊँगा और काम पकड़ूंगा तो फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो गंगूबाई कहती हैं कि ठीक है, तुम्हारी मौसी है, मैं चली जाऊँगी उनके पास। तो एक कार में एक औरत आती है जिसका नाम शीला रहता है। काफ़ी अच्छे कपड़े और काफ़ी महंगी गाड़ी में वो आती है और रमणीक लाल कहता है कि ये मेरी मौसी है, तुम इनके साथ चले जाओ। थोड़ा सा अजीब लगता है उनको, गंगूबाई को, कि ये औरत कौन है और इतनी अच्छी कार में इतने अच्छे कपड़े, और रमणीक लाल एक आम आदमी रहता है। लेकिन ये कुछ पूछती नहीं है, ये चली जाती है उसकी मौसी समझ के। तो अब जब ये औरत शीला लेके जाती है तो जिस जगह पर लेके जाती है गंगूबाई को, वो जगह बहुत अजीब रहती है। वहाँ जो लड़कियाँ हैं आधे कपड़ों में घूम रही हैं, खिड़कियों से बाहर देख रही हैं, जो भी रोड पर और मतलब जो भी जा रहे हैं मर्द, उनके मतलब उल्टे सीधे कमेंट कर रही हैं। तो इन्हें काफ़ी अजीब लगता है कि कैसी जगह है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। अगली सुबह ये शीला आके गंगूबाई से कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, एक नया कस्टमर आ रहा है। तब इन्हें एहसास होता है कि ये बहुत गलत जगह आ चुके हैं। तो ये रोने लगती हैं और कहती है कि नहीं, रमणीक लाल को बुलाओ और मुझे उसके साथ जाना है। तो ये कहती हैं कि नहीं, उसने तुम्हें मेरे पास बेच दिया है सिर्फ 500 रुपये में। तो इन्हें बहुत झटका लगता है, इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। लेकिन चूंकि ऐसा हुआ होता है तो वो हालातों से समझौता कर लेती हैं और वहाँ रुकने के लिए मजबूर हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, कैसे भी गंगूबाई वहाँ रहती है। फिर अंडरवर्ल्ड से एक ऐसा बंदा आता है, शौकत अली पठान नाम का, जो इनके साथ बहुत ज़बरदस्ती करता है, बहुत ही बर्बरता करता है, इनके शरीर को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाता है और पैसे भी नहीं देता है।
तो ये उसकी शिकायत करती हैं शीला से। शीला कहती हैं चूँकि ये अंडरवर्ल्ड से है तो हम इससे पंगा नहीं ले सकते हैं, और ऐसे लोग आते रहते हैं और तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी। तो इन्हें मतलब ये अंदर से ऐसी औरत थी कि आवाज़ उठाना इन्हें और किसी भी तरह की यातना झेलना पसंद नहीं था। तो अगली बार जब वही पठान आता है और इस बार उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित करता है, उन्हें तरह तरह के चोट देता है, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है और फिर इन्हें इतना बर्बरता के साथ इनके साथ बिहेव करता है कि इस बार इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद और फिर वहाँ से आते वक्त ये पूरा डिसाइड कर ली होती हैं कि इस बार मैं शौकत अली को सबक सिखा के रहूँगा, अगली बार से वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए वो पता करते हैं कि ये कहाँ काम करता है, किसके साथ काम करता है और इसके ऊपर कौन काम करने वाला है। तो अंडरवर्ल्ड में चूंकि ये काम करता था तो उस समय करीम लाला इसके मतलब ऊपर हेड में थे और ये उनके नीचे काम करता था। ये दाऊद वगैरह का गैंग था उस समय, इन लोगों की बहुत चलती थी मुंबई में और ये बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े डॉन थे। तो करीम लाला के पास ये जाती हैं इनके घर मिलने। तो करीम लाला एक मतलब अपने आप में फैमिली मैन और प्रतिष्ठित इंसान थे, डॉन थे, लेकिन अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखते थे, वैश्याओं से या प्रोस्टिट्यूशन से। तो ये कहते हैं कि आप चली जाइए छत पर, मैं कुछ देर बाद आपसे आके मिलता हूँ। तो ये छत पर भेज देते हैं और वहाँ अपने नौकर से कह देते हैं कि आप जाके गंगूबाई को नाश्ते वगैरह के लिए कुछ पूछ लो। तो गंगूबाई कुछ नाश्ते के लिए लेती नहीं है, सब मना कर देती है। तो ये करीम लाला आते हैं, गंगूबाई से पूछते हैं कि आपने नाश्ता वगैरह क्यों नहीं किया, हमारे यहाँ पानी तक नहीं पिया आपने। तो ये बताती हैं कि अगर मैं आपके घर में कदम रख दूँ तो आपका घर अपवित्र हो जाएगा, तो अगर मैं आपके बर्तनों को छू लूँ तो आपका किचन भी अपवित्र हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। तो इस पर करीम लाला को ये एहसास होता है कि गंगूबाई को इनकी बातों का बुरा लगा कि उन्होंने गंगूबाई को अपने घर में नहीं आने दिया, छत पर बैठाया। तो गंगूबाई कहते हैं कि आपका एक आदमी है जो मुझे बहुत परेशान करता है, ये देखिए मेरे शरीर पे ऐसे ऐसे निशान हैं और मेरे साथ बहुत बर्बरता करता है, अगर आप उसे सबक सिखा दें तो आप कहें तो मैं जीवन भर आपकी रखैल बनने के लिए तैयार हूँ। इस पर बहुत गुस्सा होते हैं करीम लाला, कहते हैं कि मैं एक मतलब परिवार वाला हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम, मतलब ऐसे भी कंप्लेन करती तो मैं उसे सिखा देता। और तो फिर ये मान जाते हैं कि हाँ मैं उसे जाके बोल दूंगा और अगर ऐसा मैंने करते हुए देखा मैं खुद तुम्हारे कोठे पर आके उसकी खूब पिटाई करूँगा। तो ये कहती हैं कि अब तक मेरे जीवन में किसी भी मर्द ने मुझे इतने मतलब अच्छे से नहीं मतलब डील किया। तो ये अपने पर्स से एक धागा निकाल के करीम लाला के हाथ में बांध देती है और उसी दिन से करीम लाला को अपना भाई कहने लगती हैं। करीम लाला भी इन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और ये बात धीरे धीरे पूरी मुंबई में फैल जाती है। अब जब अगली बार वो शौकत अली आता है इनके कोठे पे तो करीम लाला वहीं रहते हैं और इसे नंगे हाथों पकड़ लेते हैं उन्हें प्रताड़ना देते वक्त। तो खूब पिटाई करते हैं और इन्हें इतना मारते हैं शौकत अली को करीम लाला अपने आदमियों के द्वारा कि ये अधमरा हो जाता है। तो गंगूबाई और शौकत अली नहीं, गंगूबाई और ये करीम लाला के बीच का जो रिश्ता होता है पूरी मुंबई में गूंजने लगता है और लोगों को लगता है कि हाँ करीम लाला गंगूबाई को अपनी बहन मानते हैं और इस वजह से गंगूबाई का दबदबा हो जाता है एक तरीके से पूरी मुंबई में और हर जगह इन्हें एज ए स्पीकर बुलाया भी जाता है कि आप कुछ बोलिए, कुछ कहिए। तो उसी समय की बात है कि एक बार इनका ऐसा मतलब स्टेटमेंट भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि इन्होंने ये कहा था कि मुंबई की सड़कों पर अगर लड़कियां खुलेआम घूम पाती हैं आज़ादी से तो हमारे कोठाओं की वेश्याओं की वजह से, क्योंकि मुंबई के जितने भी भूखे ये दरिंदे हैं, हवस के पुजारी हैं, उनकी हवस को मिटाती हैं हमारी वेश्याएं, इस वजह से लड़कियां आराम से घूम पाती हैं मुंबई की सड़कों पर। तो काफ़ी लोगों ने उन्हें पसंद किया था और उनकी बातों को ये सराहा था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उनके कोठे को तोड़ के उनके बगल में एक स्कूल बनाया जाए, तो इसके लिए
गंगूबाई से अनुमति लेना बहुत ज़रूरी था, तो ये चाहते थे कि उनसे मिल के बात करें। तो जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे कहते हैं गंगूबाई से कि तुम ये सब प्रोस्टिट्यूशन का काम छोड़ के और क्यों नहीं अपना घर मतलब बसा लेती हो, तुम इतनी सुंदर हो, जवान हो, और चाहो तो तुम अपना घर बसा लो और ये सारी चीज़ें बंद कर दो। तो ये कहते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अगर आप करेंगे तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ घर बसाने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर ये एकदम चुप हो जाते हैं। तो वही गंगूबाई कहती हैं कि कहना और सीख देना बहुत आसान होता है और उसे अमल करना बहुत मुश्किल। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ नहीं कहते हैं। और जहाँ तक बात ये कोठे और स्कूल की रहती है तो गंगूबाई कहती हैं कि हमारा कोठा काफ़ी पहले से मतलब है और इसके बगल में स्कूल बनाना सही भी नहीं है, और अगर आपको स्कूल बनाना ही है तो कहीं और बनाइए। तो इस तरीके का मतलब उनकी शख्सियत रहती है, पहुंच रहती है। तो ये मतलब पूरी जीवनी थी और 1975 या 78 के आसपास उनकी मृत्यु होती है, जो कि स्वाभाविक मृत्यु होती है। तो ये उनका पूरा जीवन परिचय था। और आज संजय लीला भंसाली उनके ऊपर फिल्म भी बना रहे हैं। तो वो एक अभिनेत्री तो नहीं बन पाई, एक्ट्रेस तो नहीं बन पाई, लेकिन उनके ऊपर फिल्म जरूर बन रही है। आलिया भट्ट उसमें लीड एक्ट्रेस है, अजय देवगन भी दिखेंगे करीम लाला के किरदार में। तो ये पूरा उनका जीवन परिचय था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी कोई भी कहानी सुनना चाहें तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।